Hello students, welcome to my class. In today's class, we are going to discuss important questions which are related to your exam. Clear? आज के वैसे basically in this session we are going to discuss about the Negotiable Instrument Act. अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या एक्ट होता है थोड़ा ब्रीफ आउट कर देती हूँ. इस एक्ट में बेसिकली जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं. आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, ठीक है, वो इन सब चीज़ों से डील करता है और बताता है कि कैसे. बेसिकली मेन जो इसमें पर्सपेक्टिव किसका आ जाता है, चेक्स का आ जाता है. ठीक है, जो आपके सिलेबस में जो बैंकिंग रेगुलेशन वाला पॉइंट है उसमें भी ये पॉइंट जो है आपका ये वाला एक्ट कवर कर देता है काफ़ी सिलेबस को. इज दैट क्लियर? सो पहला क्वेश्चन है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स या ऑल ऑफ द अबव. अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि जो ये एक्ट है ये 3 चीज़ों के साथ डील करता है. तो आपका आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे, डी. ठीक है, आगे आ जाओ. बैंकर, अब इसमें कौन कौन होता है. एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, या फिर एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर and any post office saving bank, any person acting as an agent of any bank and any post office saving bank, any person acting as a managing director of any bank and any post office saving bank. अब बेसिकली यहाँ टर्म यूज हुई है आपकी बैंकर. जब आपकी बैंकर टर्म यूज हो गई है तो सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है कि हमें वो पर्सन बताना है जो बैंक में बैंक रिलेटेड काम करता है. ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कोई बैंक का एम्प्लॉय है किसी भी बैंक का, तो एम्प्लॉय तो आपके कितने तरह के होते हैं, राइट? तो हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही नहीं बोलेंगे. उसके बाद कह रहे हैं एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो पर्सन एज अ बैंकर ही काम कर रहा हो. अगला है एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट. अभी हमने पढ़ा था एजेंट का काम क्या होता है, वो एज अ थर्ड पर्सन या किसी 2 जन का काम वो एजेंट करके देता है. वो बैंकर थोड़ा, वो तो क्या करता है आपका पैसा लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट करवा देता है. तो अब कहीं पे भी एजेंट को हम बैंकर नहीं मानेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एनी पर्सन एक्टिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. अगेन मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या काम होता है, टू मैनेज, नॉट टू रिसीव एंड टू सेंड द मनी. इज इट क्लियर? सो हियर अगेन डी विल नॉट बी द राइट आंसर. सारे ऑप्शंस में से क्लियर कट पता चल रहा है आपका यहाँ बी ऑप्शन जो है वो सबसे सही है. अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिसरी नोट. I acknowledge myself to be indebted to B in rupees 1000 to be paid on demand. या for आएगा for value received. Mr. B rupees 1000. I promise to pay B or order rupees 500. None of the above. अब देखिए हमने बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. देखो जो प्रॉमिसरी नोट होता है आपको वर्ड से ही समझ लग रहा होगा जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हो. अब पहला पॉइंट देखो कह रहा है कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैंने तुमसे आई एम टू बी इंडेटेड टू बी रुपीज़ 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड. जो वो डिमांड करेगा ये डिमांड पे ड्राफ्ट पे वो देगा. ठीक है, यहाँ पे वो मान भी रहा है कह भी रहा है. सेकंड में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मिस्टर बी रुपीज़ 1000 इट्स सॉर्ट ऑफ अ कमांड, समझ भी नहीं आ रहा, इनकम्प्लीट कमांड है ना. अगला है आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर रुपीज़ 500. अगेन यहाँ प्रॉमिस वर्ड जो है यूज़ हो गया है. जब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं अब इसमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा, तो सीधा सीधा आपका आंसर बी निकल के यहाँ पे आता है. इज दैट क्लियर? एक बार आंसर देख लेते हैं बी. अगला है इन अ प्रॉमिसरी नोट हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व, 1, 2, 3 और 4.
प्रॉमिसरी नोट इज बेसिकली फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर. क्लियर. तो आंसर कितना रहेगा? बी 2, बिकॉज ए प्रॉमिस कर रहा है बी को. अभी लास्ट एग्जाम्पल्स में ही देख लो. या आई एक्नॉलेज, मतलब वन पर्सन इज एक्नॉलेजिंग कि वो बी को 1000 देगा. अगेन आई प्रॉमिस कर रहा है बी को फॉर रुपीज़ 500. तो यहाँ पे टू पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दैट इज वाई इट्स ऑलवेज बिटवीन टू पार्टीज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट promissory note? It contains a conditional undertaking. It contains the amount mentioned on it. It is an instrument in writing. It is signed by the maker. अब बताइए कौन सी चीज सही नहीं है? कहते हैं उसमें कंडीशन रहती है, कंडीशनल अंडरटेकिंग रहती है. दूसरा कहते हैं उसमें अमाउंट मेंशन है. थर्ड कह रहे हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. कहते जी ये राइटिंग में होगा और इट इज साइन, जो उसको बना रहा है उसने उस पर ड्यूली साइन करे हैं. बताओ कौन सी चीज़ सही नहीं है? इसका आंसर आपका रहेगा ए, क्योंकि कभी भी प्रॉमिसरी नोट में कंडीशन नहीं होती. ठीक है, इट इज़ अनकंडीशनल. ये नहीं कि मैं तुम्हें तो ये दूंगी अगर तुम मेरा ये काम करोगे, नो. ठीक है, अमाउंट बट ऑफ कॉस्ट है, इसका रेक्विजिट है, कंडीशन है, मतलब प्री रेक्विजिट है टू फॉर अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. अमाउंट मेंशन होनी चाहिए. अगेन वहाँ पे लिखा था ना, आई प्रॉमिस टू पे बी इतना, और वो राइटिंग में ही होता है. देखो जो आपके ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं तो ये राइटिंग में ही होंगे, इसका प्री रेक्विजिट है. ओके. और जो भी इसको बनाता है आप चेक करते हो, साइन करते हो ना नीचे, इट शोज द कन्फर्मिटी कि यही पर्सन ने उसको बनाया है, या वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है. कभी चेक में या फिर आपने कभी कंडीशन देखी थी कि तो ही होगा? सो वहाँ पे कभी हम कंडीशन नहीं लिखते, ये बात आपने याद रखनी है. साइन भी ज़रूरी होता है. इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट देखो पॉइंट ऐसा था कंफ्यूजिंग. आगे आ जाओ. कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहाँ कहाँ लगता है? ओनली टू कैपिटल सिटीज़ ऑफ द स्टेट्स, टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट यूटी. वेरी इजी. ये एक्ट आपका होल ऑफ इंडिया में लगता है. आंसर रहेगा बी. अब मोस्टली आपके सारे ही एक्ट्स लगते हैं होल ऑफ इंडिया में. इज इट क्लियर? ये बात अपने याद. कुछ स्पेसिफिक एक्ट, स्टेट एक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्टेट्स को लगते हैं, वो आपको बता देंगे. बट आपके अभी के सिलेबस में जितने भी एक्ट्स हैं इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. आगे, विच इज़ प्रॉमिसरी नोट? अ प्रॉमिस टू पे बी रुपीज़ 500 and to deliver to him my black horse on 1st January next. I promise to pay B rupees 500 7 days after my marriage with C. I acknowledge myself to be indebted to B in rupees 1000 to be paid on demand for value received. I promise to pay B rupees 500 on D's death provided D leaves me enough to pay that sum. देखो आज आपको जैसे भी प्रॉमिसरी नोट्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए. तो मैं आपको ये एक इसमें से टिप दे रही हूँ आंसर ढूंढने के लिए. आपका बस इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, बाकी सब में कंडीशन है. वैलिडिटी का साइन तो चलो अभी नहीं देख पा रहे हैं हम. ठीक है, अमाउंट मेंशन होनी ज़रूरी होती है. अमाउंट मेंशन है, देखो सब में मेंशन है, कहीं पे भी. इसमें भी रुपीज़ 500, इसमें भी 1500. अब हमने क्या ढूंढना है इसमें से? हमने ये ढूंढना है कि कौन सा वैलिड है. हर किसी में कंडीशन है एक्सेप्ट वन. बताओ. इसका आंसर रहेगा आपका सी. यस, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी उसने कंडीशन नहीं लिखी. क्या यहाँ पे कंडीशन है? कहते मैं तुम्हें तो दूंगा अगर तुम मुझे ब्लैक हॉर्स दोगे आफ्टर द मैरिज विद सी. कंडीशन अगेन, कंडीशन आ गई. उसके बाद यहाँ पे डेथ पे सिर्फ एक सी ही है जहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं करी हुई है. एंड इट शुड नॉट हैव एनी कंडीशनल अंडरटेकिंग इन इट. आगे सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, NI मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डील्स विद बिल्स ऑफ
एक्सचेंज, होल्डर इन ड्यू कोर्स, चेक, प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है आपका सेक्शन 5 में। आगे 7 ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हैज बीन डिफाइंड अंडर, सी वेरी इजी, चेक कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, कहाँ पे डिफाइंड है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आंसर विल बी ए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जहाँ पे आपके चेक को डिफाइन करा हुआ है। इज इट क्लियर? आगे आ जाओ। इन एन अपील बाय द ड्रॉर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 द appellate court may order the appellant to deposit such amount which shall be minimum of or compensation awarded by the trial court। कितने % फाइन लगता है? हमने अपनी जो क्लासेस थी ऑन पेड उसमें बताया हुआ है मैंने, 10%, 15, 20, 25। जब आपकी कन्विक्शन होती है, एपलेट कोड आपको कह देता है कितना, तो आपने कंपनसेशन तो देनी देनी है, उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी लग जाता है। आंसर इज सी, 20% ऑफ द फाइन। ओके। So basically, in an appeal by the drawer against conviction, may order the appellant to deposit such sum which shall be minimum. This is basically not about the interest percentage. That's why I read it again. It's about the कि कितना आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है मिनिमम, जितना आपको अगर आपने अपील डाली है, ये भी हमने करा हो, जब हम अपील डाल देते हो आप, ठीक है, आपको ऑलरेडी फाइन लग चुका है, आपने पर अपील डाल दी, तो अपील के टाइम वो कहते हैं कि ठीक है अब अपनी अपील डाली है, गुड इनफ, जब वो डिसाइड होगा सो होगा, पर अभी आप 20% जितनी कंपनसेशन है उसका 20% जमा करवा दीजिए, ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट भी लगता है। ओके, आगे आ जाओ। अगर आप देखो उसमें सेफ हो गए तो आपके 20% रिटर्न हो जाएगा। अगर आप कन्विक्ट हो गए, अगेन अपील में, एपलेट कोर्ट में भी आपका आप पे लग गया फाइन, तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी आपसे वो जमा करवा लेंगे। The interim compensation payable under section 143A may be recovered as if it were a fine। अब जो interim आपको बीच बिचाले जो compensation मिल जाती है उसे बोलते हैं interim compensation। तो कहते हैं वो कैसे रिकवर, अंडर सेक्शन 143A may be recovered as if it were a fine if it is a decree of a court as per the provisions of income tax, as per the provisions of the code of criminal procedure, या none of the above। इसका आंसर रहेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द CRPC। बेसिकली जब भी आपको इंटरिम कंपनसेशन अवार्ड करी जाती है, ठीक है, और मे बी रिकवर्ड एज इट, और हमने उसको कैसे रिकवर करना है, बीच बिचाले क्या होता है, जब आपको मान लो पनिशमेंट मिली है, ठीक है, आपको बीच में ही कंपनसे, वो पार्टी दूसरी कह रही है कि वी आर रियली वी वांट रिलीफ, हमें अभी के अभी कंपनसेशन दी जाए, ठीक है, तो वो एज अ फाइन ही उनसे रिकवर कर ली जाती है, और जो CRPC की वहाँ पे प्रोसीजर लगता है उसके तहत। क्यों? बिकॉज जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसका जो आपका केस बनता है हमेशा क्रिमिनल बनता है, याद रखना। चेक बाउंस का केस होता है 138 के तहत लग जाती है। सो जो भी चेक बाउंस हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो भी आपकी धाराएं लगती हैं वो क्रिमिनल लगती हैं। दैट इज़ वाई आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे ये पुराना कोड है, अभी इसका नेम चेंज हो गया है, भारतीय BNS करके ही है इसका नया नेम भी, तो आप एक बार इसको सर्च कर लेना क्या नेम है। अगर पेपर में आया तो मेक श्योर आपका भारतीय कुछ हिंदी में इसका होगा न्याय संहित करके, तो आपको याद रखना है और उसको अपने मार्क करके आना है। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। ऑल ऑफेंसेस अंडर चैप्टर
17 shall be tried by a metropolitan magistrate, a judicial magistrate of the first class, either A or B, none of the above. Very easy again. इस चैप्टर में जो यहाँ पे पनिशमेंट्स या ऑफेंसेस होंगे उसकी बात करी हुई है. It is tried by either A or B depending upon the court. Okay. Next is which court can entirely can entertain any offense punishable under 138. कोड नॉट इन्फीरियर 138 कौन सा है आपका? चेक बाउंस का केस होता है. और कहाँ कहाँ पे लग सकता है? कोड नॉट इन्फीरियर टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. एनी कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन कैन एंटरटेन. देन एंड कोर्ट नॉट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन. ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट. वैसे कुछ कोर्ट्स में इसके लिए स्पेशल कोर्ट बना दी जाती है जहाँ पे हैवी केसेस आते हैं चेक बाउंस के, ताकि इजी फटाफट सॉल्व होता जाए मैटर, क्योंकि इसकी भी टाइम लिमिट होती है. लिमिटेशन एक्ट लगता है ना इस पे, हर किसी पे लगता है, बट इसके टाइम फ्रेम कम दिया होता है क्योंकि चेक बाउंस हो गया, अमाउंट चाहिए, तो इतना देर वेट नहीं करती कोर्ट. ठीक है, तो आंसर विल बी डी. बिकॉज वाई? बिकॉज यहाँ किसी भी कोर्ट के पास ऐसे जुरिस्डिक्शन नहीं दिए रखी. ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन, इससे नीचे इसको नहीं देख सकते. और कई कोर्ट्स में इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं. और मोस्टली आपके जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं वो अगर आपका मैटर चल रहा है तो जब लोक अदालत लगती हैं वहाँ पे भी सॉल्व हो जाता है मैटर. वहाँ पे आपसे जो है आपस में आपका समझौता जो भी आपने फाइनल करते हो तो उसको फिर डिक्री में कन्वर्ट कर देते हैं. आर्गूमेंट्स या एविडेंस पे स्टेज नहीं लगती. वहीं लोक अदालत में आप समझौता कर लेते हो, मान लेती है पार्टी की ठीक है हमारा हुआ है, हम ये गलती हो गई है, वी विल गिव द मनी बैक. जितनी भी सेटलमेंट होती है वो आपस में वहीं कर लेते हैं. एंड देन वहाँ पे जब मसला सॉल्व हो जाता है फिर उसको डिक्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब उनकी नेक्स्ट पेशी लगती है. ओके, वाई दिस थिंग्स हैज़ बीन एडेड? वाई? बिकॉज लोक अदालत में आपका जल्दी मैटर सॉल्व हो जाता है. The liability of the drawer of a foreign bills of exchange is regulated in all essential matters by the law of the place where the instrument has been negotiated, the instrument has been endorsed, the instrument is payable, the instrument is made. अब कोई फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, हमने काफ़ी तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज करे हैं ना पेड क्लास में, तो वहाँ पे जो ड्रॉर है उसकी लाइबिलिटी के लिए तो क्या कहते हैं इसेंशियल मैटर बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर, कहाँ होगा? जो भी कहते हैं इसका ड्रॉर है फॉरेन बिल्स का, उसकी लाइबिलिटी को कैसे रेगुलेट करेंगे? तो प्लेस कैसे देखी जाएगी? जहाँ पे कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हुआ है, या यहाँ पे वो इंडोर्स्ड हुआ है, या उसको जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट हुई है, या वहाँ पे जहाँ पे वो बनाया गया है. वाई? बिकॉज वो फॉरेन का है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ मेकिंग विल कैन बी डिफरेंट, राइट? या उसकी पेमेंट अलग जगह हो सकती है. तो हेयर आंसर विल बी डी. जहाँ पे भी फॉरेन बिल बनाया जाएगा वहाँ पे ही ड्रॉर की लाइबिलिटी अराइज करेगी. क्लियर? अपने यहाँ से बाहर बना के बेचा तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी जो है अराइज हो जाएगी. अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड where presentment is excused and the bill is not accepted, one of several drawees make a default in acceptance upon being duly required to accept the bill by non-acceptance by the drawee, all of the above. अब बिल कहते हैं कैसे डिसऑनर, यहाँ चेक की बात नहीं हो रखी. बिल नेक्स्ट क्लास में भी मैं कोशिश करूँगी आपको 15 से आगे वाले क्वेश्चंस जो भी हैं आगे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कराऊं, क्योंकि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट है, इसके साथ साथ ये बैंकिंग रेगुलेशन में भी आ रखा है. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि इसमें से एक आधा क्वेश्चन अगर आ गया तो. क्लियर? सो क्या कह रहे हैं कि आपका बिल कैसे डिसऑनर होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है. कहते जहाँ पे उसको प्रेजेंट करा वहाँ पे बिल को एक्सेप्ट नहीं करा. दूसरा, वन ऑफ द सेवरल ड्रॉइज, उसमें काफ़ी ड्रॉइज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया एक्सेप्टेंस में. ठीक है, और ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, ये सारे.
का सीधा सीधा है, सारे ही बनते हैं। हमने पढ़ा भी था, व्हेन बिल कैन बी डिसऑनर्ड एंड दीज वर द कंडीशंस व्हेन अ बिल कैन बी डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई और बाय द ड्रॉर। ओके, वन ऑफ द, अभी वहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए वहाँ पे साइन होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है कि जब वो ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो आप कह सकते हो जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा डिसऑनर है वो। वैसे मोस्टली चांस बनते हैं आपके चेक में से केस आएंगे, मतलब क्वेश्चंस आने के। तो अगली क्लास में हम चेक के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे, सो दैट कुछ भी मतलब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से जो मेन टॉपिक है वो ना छूटे। और मोस्टली बच्चों को चेक के बारे में पता होता है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, वो नहीं पता होता। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से वो चीज़ भी जान सकते हो। Is it clear? So that was all in today's class. I hope you are doing your preparation in a good manner, because exam is approaching, or all you need is to retain and to do revision. As much as revision you can do, that is more beneficial for you. These are the questions, a set of questions. आप कहीं से अपना टॉपिक पढ़ो, देन क्वेश्चंस देखो जितने हो सकते, बिकॉज क्वेश्चंस कई बार टफ आ जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू आंसर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।